नमस्कार सभी को। नमस्कार, आइए स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। हम देख रहे थे राजस्थान के अंदर चौहान वंश को देख रहे थे, तो एक बार जल्दी से रिपीट मार देते हैं। सबसे पहले देखा चौहानों को, तो चौहानों को बिजोलिया शिलालेख के अंदर ब्राह्मण बताया गया है। और डॉक्टर दशरथ शर्मा भी क्या बताते हैं, चौहानों को ब्राह्मण बताते हैं। स्वयं चौहान स्वयं को क्या बताते हैं, सूर्यवंशी बताते हैं। अग्निकुंड सिद्धांत के अंदर चौहानों को अग्निवंशी बताया गया। इसके बाद में वासुदेव चौहान 551 ईस्वी संस्थापना की सांबरिया संपादक के अंदर। इसके बाद में कई शासक हुए, कुवक सेकंड, चंद्रराज, ऐसे करते करते कहां तक आए, अजयराज तक। इसके बाद में चौहानों का इतिहास शुरू हुआ। अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज। सबसे पहले अजय में रुद्रुक बसाया, अजमेर नगर की स्थापना की और अपने पुत्र अर्णोराज को राज्य सौंपकर स्वयं पुष्कर चले गए। अर्णोराज अन्नासागर झील, अन्ना जी उपनाम है, अन्नासागर झील का निर्माण करवाया। और इसके बाद में कौन आते हैं, विग्रहराज। अर्णोराज की हत्या किसने कर दी, ये हो गए अर्णोराज। अजयराज, फिर अर्णोराज, फिर अजयराज का शासनकाल 1113 से 33, अर्णोराज 1133 से 50 ईस्वी तक। अर्णोराज की हत्या कर दी थी इन्हीं के पुत्र जगदेव ने। यानी अर्णोराज ने 2 विवाह किए थे। एक किया था मुरुदेश की राजकुमारी थी सुधवा, और दूसरा विवाह किया था जय सिंह सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी से। इससे 3 पुत्र हुए अर्णोराज को। पहला था जगदेव, दूसरा था विग्रहराज और तीसरा था देवदत्त नाम का। इससे एक पुत्र हुआ सोमेश्वर। इससे एक पुत्र हुआ सोमेश्वर। ये जगदेव सबसे बड़ा पुत्र था। इसने अपने पिता अर्णोराज की क्या कर दी, हत्या कर दी। यानी कि चौहानों का पितृहंता कौन हो गया, जगदेव हो गया। सिसोदियों का पितृहंता उदा, जिसने मालदेव की हत्या की थी। और राठौड़ों का पितृहंता हो गया मालदेव, जिसने राव गंगा की हत्या की थी। इसके बाद में गुर्जर प्रतिहारों का पितृहंता बताया था। पहले आपको बताया था मिहिर भोज प्रथम हो गया, जिसने अपने पिता रामभद्र की हत्या की थी। और एक आता है पितृहंता वंश, ये है हर्यक वंश, जिसकी स्थापना की थी बिंबिसार ने। इसका पुत्र हुआ अजातशत्रु, और इसका पुत्र हुआ था उदयन नाम करके। अजातशत्रु ने बिंबिसार को मार दिया, उदयन ने अजातशत्रु को मार दिया। इससे क्या हो गया था, ये पितृहंता वंश था। और यहाँ पर क्या है, ये पितृहंता एक ही है। तो पितृहंता वंश अगर आ जाए तो ध्यान रखना, ये हर्यक वंश है बिंबिसार वाला। हम देख रहे थे अजमेर के चौहान। इसके अंदर जगदेव ने क्या कर दी, अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर दी। अब जगदेव ने अर्णोराज की हत्या की है, तो ये कोई भी सम्मान के लायक तो नहीं है। सामंतों ने इसे शासक नहीं बनाया, यानी कुछ समय गद्दी पर बैठ गया, लेकिन सामंतों ने इसे हटा दिया। इसके बाद शासक बना दिया किसको, विग्रहराज को। और इसने विग्रहराज चतुर्थ की उपाधि धारण की। और विग्रहराज चतुर्थ ने क्या किया, फिर इसने राजगद्दी पर बैठा। विग्रहराज चतुर्थ के नाम से इसने उपाधि धारण कर ली और कहां पर बैठा, राजगद्दी पर। इसका नाम था विशलदेव चौहान क्या था, इसका नाम था। तो आज इसको पढ़ेंगे हम, विग्रहराज चतुर्थ को। बहुत शक्तिशाली शासक है, महत्वपूर्ण शासक है, IOMPORT, बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। अब पढ़ते हैं
अब यहां पर अजमेर में किसका शासन हो गया? विग्रहराज का, वो भी चतुर्थ। 3 पहले हो चुके हैं। विग्रहराज चतुर्थ का शासक है, यानी इतना शक्तिशाली शासक है कि इसके शासनकाल को बोला जाता है चौहानों का स्वर्णकाल। चौहानों का स्वर्णकाल। विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल, इसका शासनकाल बताया जाता है 1153 से 63, कुछ जगह 58 से 63 भी आता है, तो ध्यान कर लेना। वैसे इसका शासनकाल थोड़ा ही था, 53 से 63 मान लेगा, पूछा नहीं जाएगा। चौहानों का स्वर्णकाल, यानी इतना शक्तिशाली शासक था का इसके शासनकाल को चौहानों का स्वर्णकाल भी बोला जाता है। इसने अफगानिस्तान के खुसरो शाह को हराया था। खुसरो शाह को भी इसने हराया था। दिल्ली के तोमर शासकों को हराया था। दिल्ली में अधिकार था किनका? तोमरों का। यानी विग्रहराज ने दिल्ली पर क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया। दिल्ली के तोमर शासकों को हराया था। एक हमने पहले शासन पढ़ा था चंदनराज। चंदनराज के समय दिल्ली के तोमरों के साथ चौहानों का संघर्ष शुरू हुआ था और वो विग्रहराज चतुर्थ के समय आकर क्या हुआ? समाप्त हुआ। यानी दिल्ली पर अधिकार करने वाला, दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक है ये। तो बहुत महत्वपूर्ण शासक है, बहुत शक्तिशाली शासक है। इसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। यहां पर पड़ती है झांसी। मुस्लिम शासकों से इसने झांसी प्लस हिसार छीन लिया। यहां पर पड़ता है जालोर नाडोल, और इसने जालोर का शासक था कुमारपाल। यानी कि ये चालुक्य वंश का था। कुमारपाल को इसने हराया था। नाडोल का था कुंतपाल। नाडोल के कुंतपाल को भी इसने हराया था। चित्तौड़ का था दंडनायक सज्जन। इसको भी इसने हराया था। देखो कितना शक्तिशाली शासक हुआ। खुसरो शाह को हरा दिया इसने क्या कर दिया? खुसरो शाह को हरा दिया। गजनी का था खुसरो शाह, इसको हरा दिया। दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तोमरों को हरा दिया। इधर कुंतपाल को हरा दिया। नाडोल के कुंतपाल को, जालोर के कुमारपाल को हरा दिया। सज्जन दंडनायक जो चित्तौड़ का था चालुक्य वंश का, इसको भी इसने हरा दिया। और इसके समय बंडानक जाति का भी क्या किया था? दमन किया था। बंडानकों का भी इसने दमन किया। आगे पृथ्वीराज चौहान भी करेगा। इसने भी क्या किया था? बंडानकों का दमन किया था। हिसार और झांसी तक इसने क्या कर लिया था? अपना क्षेत्र विस्तार कर लिया था। अब देखो इसने इतनी विजय कर ली, तो ये महान शासक है। तो इसके शासनकाल को क्या बोला? इसके शासनकाल को बोला जाता है चौहानों का स्वर्णकाल। अब देखिए ये बहुत ही पराक्रमी शासक है, शक्तिशाली शासक है, इंपोर्टेंट शासक है। तो ये विद्वान भी बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा विद्वान था। इसने संस्कृत के अंदर एक नाटक लिखा, संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में इसने नाटक लिखा हरकेली। इस नाटक के अंदर क्या है कि जब भगवान शिव और अर्जुन का संवाद है, महाभारत कालीन भगवान शिव और अर्जुन का संवाद है। हरकेली नाटक किसने लिखा? विग्रहराज चतुर्थ ने। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। इस नाटक की कुछ पंक्तियां ब्रिस्टन इंग्लैंड के अंदर है। ब्रिस्टन इंग्लैंड के अंदर है। और कुछ पंक्तियां ब्रिस्टन इंग्लैंड के अंदर कहां पर है? राजा राम मोहन स्मारक पर इसकी कुछ पंक्तियां है। और कुछ पंक्तियां इसकी 2.5 दिन के झोपड़े के ऊपर है। 2.5 दिन का झोपड़ा उसके ऊपर भी है। तो 2.5 दिन के झोपड़े को तो अलग पढ़ेंगे संस्कृत पाठशाला को।
सबसे पहले देखिए इसने क्या किया, गजनी के शासक खुसरो शाह को हरा दिया, दिल्ली पर अधिकार कर दिया, तोमरों को हराकर मुस्लिम शासकों से हिसार और आशीष ने छीन ली। इसके बाद इसने चालुक्य शासक कुमारपाल से पाली, जालोर नागौर छीन लिया कुमारपाल से, नाडोल छीन लिया कुंतपाल से, और चित्तौड़ के दंडनायक सज्जन को इसने हरा दिया। किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। यानी चौहान और तवरों के बीच जो युद्ध शुरू हुआ था वो इसके समय समाप्त हुआ। इसने क्या कर लिया? दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अब देखो इसने दिल्ली यानी कि भारत की क्या है प्रशासनिक राजधानी, दिल्ली पर इसने अधिकार कर लिया। स्वयं कहां रह रहा है? अजमेर के अंदर। दिल्ली पर इसने अधिकार कर लिया, खुद रह रहा है अजमेर के अंदर। यानी कि किसके समय? विग्रहराज चतुर्थ के समय 12वीं शताब्दी के अंदर अजमेर को पूरे भारत की राजधानी होने का गौरव प्राप्त हुआ था। इस शासक के समय अजमेर क्या था? पूरे भारत की राजधानी। यानी विग्रहराज चतुर्थ के समय अजमेर पूरे भारत की राजधानी था। कितनी गौरव की बात है, कितनी बढ़िया बात है हमारे लिए। इसके बाद में इसने क्या किया? इसकी उपाधियां हैं। इसने संस्कृत पाठशाला का निर्माण भी करवाया था अजमेर के अंदर, और हरिकेली नाटक लिखा था संस्कृत के अंदर। तो विद्वान था। अब नाटक लिखा संस्कृत के अंदर तो क्या था? विद्वान था। और विद्वान था तो इसकी उपाधि थी कवि बांधव। कवि बांधव या कटि बांधव। कवि बांधव या कटि बांधव उपाधि थी जो इसे किसने दी थी? जयानक ने। जयानक भट्ट ने इसे उपाधि थी। और इसकी मृत्यु पर जयानक भट्ट ने कहा था कि अब इस उपाधि को धारण करने वाला कोई नहीं है, यानी इसके समान दूसरा कोई नहीं था, न भूतो न भविष्यति। इसके बारे में किलहौरन ने क्या लिखा है? किलहौरन ने कहा है कि ये शासक यानी कि विग्रहराज चतुर्थ भवभूति और कालिदास की ओर करता था। इतना विद्वान था कि भवभूति प्लस कालिदास की ओर करता था। इतना विद्वान था कि भवभूति और कालिदास की क्या करता था? ओढ़ करता था। इतना विद्वान था। यानी कि इसकी उपाधि क्या हो गई? कवि बांधव या कटि बांधव। दिल्ली पर अधिकार करने वाला चौहानों का प्रथम शासक, दिल्ली पर अधिकार करने वाला। जयानक ने इसे उपाधि थी कवि बांधव या कटि बांधव की। किलहौरन ने कहा था भवभूति और कालिदास की होड़ करता है। भवभूति और कालिदास की क्या करता है? होड़ करता है। अब देखते हैं इसका संस्कृत पाठशाला और 2.5 दिन का भोपड़ा। क्या पढ़ रहे हैं? विग्रहराज चतुर्थ। क्या किया इसने? इसने सबसे पहले गजनी के शासक खुसरो शाह को हराया। खुसरो शाह को क्या हराया? दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर क्या कर लिया? अधिकार। झांसी व हिसार पर अधिकार। नाडोल के कुंतपाल प्लस जालोर, ऐसे लिखो, कुंतपाल से नाडोल व कुमारपाल से जालोर प्लस पाली छीन लिया या अधिकार कर लिया।
चित्तौड़ के दंडनायक सज्जन को हराया। बहुत विजय प्राप्त कर ली इसने नाटक लिखा था हरिकेली। हरिकेली या हरकेली। इसके अंदर क्या है कि महाभारत के समय अर्जुन प्लस भगवान शिव का संवाद, भगवान शिव प्लस अर्जुन का संवाद, ये नाटक किसमें लिखा था इसने? संस्कृत भाषा में। इसकी उपाधि कटी बांधव या कवि बांधव। कटी बांधव या कवि बांधव इसकी उपाधि थी। किसने दी थी ये उपाधि? जयानक भट्ट ने। जयानक भट्ट ने इसे क्या दी थी? उपाधि दी थी। किलहोरन ने इसके बारे में क्या कहा? यह भवभूति वह कालिदास की ओर करता है। कालिदास की ओर करता है। भवभूति वह कालिदास की ओर करता है। अब देखो इतनी चीजें पढ़ ली। इसके बाद में देखो इसने संस्कृत पाठशाला बनवाई थी अजमेर के अंदर। यहां पर हो गया अजमेर। अजमेर के अंदर इसने क्या बनवाई थी? संस्कृत पाठशाला। और संस्कृत पाठशाला जिसके ऊपर इसने क्या लिखवाया था? ये हरिकेली नाटक लिखवाया था। हरिकेली नाटक लिखवाया था संस्कृत भाषा में। और इसे 1194 ईस्वी के अंदर 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक क्या कर देता है? तोड़ देता है। और तोड़कर क्या बना देता है? यहां पर 2.5 दिन का झोंपड़ा। 2.5 दिन का झोंपड़ा तोड़कर इस मस्जिद को इस संस्कृत पाठशाला को तोड़कर क्या बना देता है? यहां पर 2.5 दिन का झोंपड़ा। और यहां पर अब देखो 2.5 दिन का झोंपड़ा, ये राजस्थान की प्रथम क्या है? मस्जिद। राजस्थान की प्रथम मस्जिद। राजस्थान की प्रथम मस्जिद, ध्यान रखना 2.5 दिन का झोंपड़ा है। राजस्थान की प्रथम मस्जिद क्या है? 2.5 दिन का झोंपड़ा। भारत की प्रथम मस्जिद पूछ ले, ठीक है, राजस्थान की प्रथम मस्जिद। राजस्थान की प्रथम मस्जिद कौन सी है? 2.5 दिन का झोंपड़ा। ये 16 खंभों की है। 16 खंभों की। और इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मोहम्मद घोरी का एक गुलाम था, भारत का गवर्नर था, जिसे मोहम्मद घोरी यहाँ पर छोड़ के गया था। इसने क्या करवाया था? इसका निर्माण करवाया था। संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर क्या कर दिया था? निर्माण। इसकी दीवार पर क्या लिखा हुआ है? हरिकेली नाटक। हरिकेली नाटक की पंक्तियां। और एक कहां पर लिखी हुई है हरिकेली नाटक की पंक्तियां? ब्रिस्टन, इंग्लैंड। ब्रिस्टन इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय
राजा राम मोहन राय के स्मारक पर, राजा राम मोहन राय के स्मारक पर हरिकेली नाटक की पंक्तियां लिखी हुई है। हरिकेली नाटक की पंक्तियां लिखी गई है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? ब्रिस्टन इंग्लैंड के अंदर, ब्रिस्टन इंग्लैंड के अंदर राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी। अब देखिए, यानी इसके समय क्या थी? अजमेर पूरे भारत की राजधानी थी। अजमेर क्या थी? भारत की राजधानी। यानी इसने दिल्ली जीत ली, स्वयं रह रहा है अजमेर के अंदर, तो अजमेर क्या थी? विग्रहराज चतुर्थ के समय पूरे भारत की राजधानी थी। अब देखिए, भारत की प्रथम मस्जिद, भारत की प्रथम मस्जिद, इस मस्जिद का डिजाइन क्या किया था? अबू बकर ने, अबू बकर ने इस मस्जिद का क्या किया था? डिजाइन क्या किया था? 2.5 दिन के झोपड़े का। अब देखिए यहां पर इसका डिजाइन लिख लो, डिजाइन तैयार किया था अबू बकर ने, अबू बकर ने। अब देखो, भारत की प्रथम मस्जिद, भारत की प्रथम मस्जिद यह है केरल के अंदर। भारत की प्रथम मस्जिद है 629 ईस्वी में बनाई गई, चेरामन जामा मस्जिद, चेरामन जामा मस्जिद कहा है? ये केरल के अंदर। कहा जाता है कि मोहम्मद शाह की, यानी कि इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद शाह के समकालीन मस्जिद है। कहा है? ये है केरल के अंदर, यह भारत की प्रथम मस्जिद, इसे धर्मगुरुओं ने बनवाया था। एक आती है उत्तर भारत की प्रथम मस्जिद, उत्तर भारत की प्रथम मस्जिद, उत्तर भारत की प्रथम मस्जिद आती है कुवैत उल इस्लाम, कुवैत उल इस्लाम। इस मस्जिद का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली की प्रथम मस्जिद या उत्तर भारत की प्रथम मस्जिद कुवैत उल इस्लाम नाम है इसका, इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। एक है 2.5 सीढ़ी की मस्जिद, 2.5 सीढ़ी की मस्जिद, 2.5 सीढ़ी की मस्जिद ये कहाँ है? ये भोपाल एमपी के अंदर। इस मस्जिद की क्या खास बात है? इस मस्जिद की खास बात है कि भोपाल की प्रथम, भोपाल की प्रथम व एशिया की सबसे छोटी मस्जिद, एशिया की सबसे छोटी मस्जिद कौन सी है? 2.5 सीढ़ी की मस्जिद। कहाँ है? भोपाल के अंदर, एमपी। भोपाल की प्रथम मस्जिद हो गई और एशिया की सबसे छोटी मस्जिद हो गई। अब देखिए, विग्रहराज चतुर्थ ये पता थी, इसने संस्कृत पाठशाला को बनवाकर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया। इसके ऊपर हरिकेली नाटक लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है? ब्रिस्टन इंग्लैंड के अंदर हरिकेली नाटक लिखा हुआ है। भारत की प्रथम मस्जिद चेरामन जामा मस्जिद है। कहाँ? केरल के अंदर। कब बनवाई? 629 ईस्वी के मोहम्मद शाह के समकालीन है। उत्तर भारत की प्रथम कुवैत उल इस्लाम ऐबक ने बनवाई थी और 2.5 दिन की मस्जिद इसे भी ऐबक ने बनवाया था। कहाँ? ये भोपाल के अंदर है, एशिया की सबसे छोटी मस्जिद। अब देखिए, जब ये इतना विद्वान शासक है तो इसके दरबार में भी कोई विद्वान रहते होंगे। इसके दरबार में भी क्या मिलेंगे? हमें विद्वान मिलेंगे। तो इसके दरबार में रहते थे सोमदेव, जिन्होंने नाटक लिखा था, और एक रहते थे नरपति नालय,
नरपति नल है। ये दो रहते थे, दोनों ने क्या लिखा था, नाटक लिखा था। सोमदेव ने क्या लिखा, विग्रहराज से पहले क्या लगाओ, ललित, यानी ललित विग्रहराज। विग्रहराज किसने नाटक किसने लिखा, सोमदेव ने। ललित विग्रहराज सोमदेव ने और बिसल देव रासो, बिसल देव रासो, ये लिखा था नरपति नल। इन्हें बढ़िया से तैयार कर देना। विग्रहराज, ललित विग्रहराज, ललित विग्रहराज सोमदेव, नरपति नल है बिसल देव रासो। बिसल देव रासो नरपति नल है, ललित विग्रहराज सोमदेव। क्योंकि एग्जाम में एक पुस्तक का नाम तो जरूर पूछेगा, चाहे कोई सी भी पूछ लो। तो जितनी भी 10, 20, 100, 250 इन्हें क्या कर लो, पेज पर लिख लो और बढ़िया तरीके से रट्टा लगा लो। एक बार एक तो इनमें से एक पूछेगा। तो ललित विग्रहराज सोमदेव, नरपति नल ने क्या लिखा, बिसल देव रासो। बिसल देव रासो नरपति नल है, सोमदेव ललित विग्रहराज। ये क्या लिखा था इसने, नाटक लिखा था। और इसके दरबार में कौन रहता था, जयानक भट्ट, ये विद्वान था जयानक भट्ट, जिसने इसको कौन सी उपाधि दी थी, कवि बांधव की उपाधि। कवि बांधव की उपाधि, कवि बांधव की उपाधि किसकी थी, विग्रहराज चतुर्थ की। कवि बांधव की उपाधि विग्रहराज चतुर्थ की। एक इसके दरबार में रहता था धर्मघोष। धर्मघोष इसका क्या था, सेनापति, जिसके कहने पर इसने क्या कर दिया था, एकादशी के दिन पशु हत्या पर रोक, पशु हत्या पर क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी। यानी विग्रहराज ने धर्मघोष के कहने पर पशु हत्या पर क्या लगा दी थी, रोक। कब, एकादशी के दिन। एकादशी के दिन पशु हत्या पर क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी। अब देखिए विग्रहराज की मृत्यु हो गई थी छोटी उम्र में। लास्ट में दोबारा इसकी क्या मार लेंगे, रीडिंग मार लेंगे। अब विग्रहराज की मृत्यु छोटी उम्र में ही हो गई, तो इसके बाद में इसका शासक था, इसका पुत्र था अमरगांगे। अमरगांगे ये क्या था, पुत्र था इसका। अमरगांगे क्या बनता है, शासक। कोई खास बात नहीं है। इस अमरगांगे पर हमला कर देता है पृथ्वीराज, थर्ड नहीं सेकंड, पृथ्वीराज सेकंड इस पर क्या कर देता है, हमला। पृथ्वीराज सेकंड इस पर हमला कर देता है, इससे क्या कर देता है, भगा देता है। इसकी यहां पर क्या हो जाती है, मृत्यु। अमरगांगे की क्या हो जाती है, मृत्यु। और ये पृथ्वीराज सेकंड कौन था, ये था जगदेव का पुत्र। जगदेव जो चौहानों का पितृहंता है, उसका पुत्र था। और इसकी फिर बाद में क्या हो जाती है, मृत्यु। कुछ समय इसने शासन किया। सबसे पहले विग्रहराज के बाद कौन शासन करता है, अमरगांगे। फिर इसको मार देता है पृथ्वीराज सेकंड। फिर कुछ समय पृथ्वीराज सेकंड शासन करता है और इसकी भी क्या हो जाती है, मृत्यु। इसके कोई क्या नहीं था, पुत्र नहीं था। पृथ्वीराज सेकंड के कोई पुत्र नहीं था। तो इसके बाद में सामंतों ने क्या किया, किसको शासन बना दिया, सोमेश्वर को। सोमेश्वर को क्या बना दिया, शासक। ठीक है, समझ में है। दोबारा देखो एक बार, शुरू से देखो चौहानों को। लास्ट में दोबारा रेडी मार दूंगा विग्रहराज की। सबसे पहले क्या देखा, अजयराज। अजयराज का पुत्र अर्णोराज। अब अर्णोराज के पुत्र कितने हुए, जगदेव, विग्रहराज, देवदत्त और एक हुआ था सोमेश्वर। जगदेव ने क्या कर दी, पिता की हत्या, यानी कि ये क्या हो गया, पितृहंता। तो ये शासक नहीं बन सकता। विग्रहराज
चतुर्थ की उपाधि से क्या बना था, शासक बना था। ये क्या बन गया आगे, शासक। अब देवदत्त समाप्त हो गया, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अब ये शासक बन गया, फिर इसके पुत्र हुआ अमरगांगे। अपरगांगे भी नाम आता है कुछ जगह, अमरगांगे। यानी विग्रहराज के बाद शासन कौन करेगा, अमरगांगे। जो क्या करने लगा, शासन। इसकी हत्या कर दी थी इस जगदेव के पुत्र, इसका पुत्र था पृथ्वीराज सेकंड। पृथ्वीराज सेकंड ने किसकी क्या कर दी, हत्या, और स्वयं क्या बन गया, शासक। स्वयं शासन करने लगा। अब जब पृथ्वीराज सेकंड की कोई संतान नहीं है और इसकी क्या हो गई, मृत्यु, तो चौहानों की यानी अजमेर की गद्दी पर बैठने वाला कोई नहीं है। तब सामंतों ने किसको शासक बना दिया, सोमेश्वर को। सोमेश्वर को क्या बना दिया, शासक बना दिया। कब, 1169 ईस्वी में। 1169 से 77 तक इसका क्या रहा, शासन काल रहा। अब देखिए इसके पुत्र होगा, वो होगा पृथ्वीराज और हरिराज। पृथ्वीराज और हरिराज। अब पृथ्वीराज के अनुराज क्या लगे, दादाजी। ये बात ध्यान कर लेना, क्योंकि विग्रहराज को मत बना देना इसका दादाजी। विग्रहराज क्या थे, इसके ताऊजी थे। ये अर्णराज का क्या था, पोता था। कौन, पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज थर्ड। यहाँ पर थोड़ा ध्यान कर लेना, यहाँ पर मार मत खा लेना। इसके बाद में पढ़ेंगे हम सोमेश्वर को। अब पढ़ेंगे सोमेश्वर को, कोई ज्यादा बात नहीं है। ये गुजरात में था और गुजरात से सामंतों ने इसे बुलाकर क्या बना दिया, राजा बना दिया। ये अगला शासक कौन हो गया, सोमेश्वर। अब सोमेश्वर का शासनकाल 1169 से 77 ईस्वी तक। याद नहीं करना है। ये किसने क्या किया था, अपने पिता अर्णोराज। इसके पिता क्या नाम था, अर्णोराज। अर्णोराज की अष्ट धातु की मूर्ति बनवाई थी। अष्ट धातु की मूर्ति कहां पर लगवाई थी, अजमेर में। अष्ट धातु की मूर्ति लगवाई और स्थापत्य कला प्लस मूर्ति कला को क्या दिया, प्रोत्साहन। मूर्ति कला को प्रोत्साहन दिया इसने। अब इसकी शादी हुई थी कहा, दिल्ली। इसकी शादी कहां हुई थी, दिल्ली में। दिल्ली का था अनंगपाल तोमर। दिल्ली का शासक था अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर, क्योंकि तोमरा का अधिकार था दिल्ली के ऊपर। अनंगपाल तोमर की पुत्री थी कर्पूरी देवी। जिसका विवाह किसके साथ हुआ था, इस सोमेश्वर के साथ। यानी जब आगे कहा आएगा सोमेश्वर प्लस कर्पूरी देवी। अब इनके पुत्र हुए थे, दो पुत्र हुए थे। पहला था हरिराज और पृथ्वीराज। हरिराज और पृथ्वीराज। पृथ्वीराज का जन्म हुआ था 1166 ईस्वी में। कहा, अहिल पाटन गुजरात के अंदर। अहिल पाटन गुजरात के अंदर क्या हुआ था, इसका पृथ्वीराज का जन्म हुआ था। अनंगपाल तोमर के क्या नहीं था, पुत्र नहीं था, तो इसने क्या ले लिया था, पृथ्वीराज को गोद ले लिया, या अपना उत्तराधिकारी किसे बना दिया, पृथ्वीराज को। तब आगे पढ़ेंगे हम पृथ्वीराज को। अब आगे क्या पढ़ेंगे, पृथ्वीराज को पढ़ेंगे। सोमेश्वर की हत्या कई तो बोलते हैं कि अपने आप हो गई थी, और कुछ विद्वान बोलते हैं कि इसे भीमदेव सेकंड ने मार दिया था। गुजरात का शासक था, चालुक्य शासक भीमदेव सेकंड, उसने मार दिया था। अब देखते हैं पृथ्वीराज सेकंड जो चौहानों, पृथ्वीराज थर्ड जो चौहानों का क्या है,
सबसे प्रतापी शासक है पृथ्वीराज थर्ड। सबसे पहले देखिए इसके पिता, तो पिता सोमेश्वर, पिता को हो गए इसके सोमेश्वर हो गए, और शासक भी कौन थे? सोमेश्वर ही थे उस समय। उस समय नहीं थे, 66 में इसका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम था कर्पूरी देवी। माता का नाम कर्पूरी देवी। इनका जन्म कब हुआ? जन्म हुआ था 1166 ईस्वी में। कहा? अहिल पाटन गुजरात के अंदर। अहिल पाटन गुजरात में पृथ्वीराज चौहान का क्या हुआ था? जन्म हुआ था 1166 ईस्वी के अंदर। इसके बाद देखो इसका जन्म हो गई। अब देखिए 1169 के अंदर क्या बने हैं? सोमेश्वर शासक बने हैं, और सोमेश्वर की हत्या हो गई थी 1177 में। तो ये राजा कब बने? यानी राजा बने 1177 ईस्वी के अंदर, मात्र 11 वर्ष की आयु। 1177 में क्या है? इनकी उम्र अभी कम है। 1177 में शासक बने। कितनी वर्ष की उम्र में? मात्र 11 वर्ष की उम्र में। दिल्ली की राजगद्दी इन्हीं के पास है। अरंगपाल तोमर की भी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इधर सोमेश्वर की भी मृत्यु हो गई। तो दिल्ली की राजगद्दी यानी पूरे भारत का सम्राट कौन बन गया? पृथ्वीराज थर्ड। कब? 11 वर्ष की उम्र में। अब इसे देखते हैं मैप से। आज कुछ इसके उपनाम है वो देख लो। इसके उपनाम है इसके। इसे बोला जाता है राय पिथौरा। यानी जो युद्ध में अपनी पीठ ना दिखाए। भाई साहब कभी पीठ कौन दिखाई करता? कुछ खास करनी होती तो भी आप कर देता, पर के नहीं, पीठ कौन दिखाई, यानी कि पीठ न दिखाने वाला। युद्ध में पीठ न दिखाने वाला राय पिथौरा। इसे बोला जाता था दल पंगुल, यानी विश्व विजेता। और एक ये बोला जाता था हिंदू सम्राट। अंतिम हिंदू सम्राट वैसे बहुत हुए तो ध्यान कर लेना, हिंदू सम्राट। अब देखिए इसकी उपाधि होगी दल पंगल, और दल थम्मन है गज सिंह की। जोधपुर के गज सिंह की उपाधि है दल थम्मन, दल को थामने वाला। और ये है दल पंगल, यानी कि विश्व विजेता। अब इसे देखते हैं पृथ्वीराज को थोड़ा देख लेते, बाकी कल करेंगे। यहां पर क्या है? अजमेर। और अजमेर में अब कौन आ गया है? पृथ्वीराज थर्ड। यहां पर है दिल्ली। दिल्ली पर भी किसका अधिकार है? पृथ्वीराज थर्ड का। यहां पर आता है महोबा, कन्नौज, और यह आ गया गुजरात। अब ध्यान कर लेना, महोबा का शासक, दिल्ली पर तो इसका अधिकार हो गया। महोबा का शासक था परमर्दिदेव। चंदेल। कन्नौज का जयचंद गहडवाल। और गुजरात का था भीमदेव सेकंड। ये भीमदेव सेकंड था। और अजमेर का हो गया, यानी कि परमर्दिदेव चंदेल ये भी शक्तिशाली शासक था। जयचंद गढ़वाल ये भी शक्तिशाली शासक था। और भीमदेव सेकंड ये भी शक्तिशाली शासक था। भीमदेव सेकंड ने 1175 में
गोरी को हराया था। मोहम्मद गोरी को 1173 में किसने हराया था? भीमदेव सेकंड दे आया था। तो भारत में गोरी की क्या थी? प्रथम हार थी। अब यहाँ पर एक सबसे पहले ये कब शासक बना है? 1177 ईस्वी में। 1177 ईस्वी में 11 वर्ष की आयु में क्या बन गया है? शासक बन गया। तो अभी तो ये बच्चा है, अभी तो नादान बच्चा है। तो इसकी संरक्षिका, यदि ये स्वयं शासक नहीं कर सकता तो इसकी संरक्षिका बनाया गया था माता कर्पूरी देवी को। और इसके मुख्यमंत्री थे कदम्बास। मुख्यमंत्री था कदम्बास और सेनापति था भुवनमल। मुख्यमंत्री कदम्बास और सेनापति था भुवनमल। कहा जाता है कि भुवनमल को जैसे भगवान राम और लक्ष्मण को गरुड़ ने मेघनाथ के नागपाश से बचाया था, वैसे ही रक्षा की थी, वैसे ही सहायता की थी इस भुवनमल और कदम्बास ने पृथ्वीराज थर्ड की। अब ये 11 वर्ष का है। इसी का चचेरा भाई है नागार्जुन। ये विग्रहराज चतुर्थ का पुत्र है। इसने अटैक कर दिया कब? 1178 ईस्वी में। कहा? गुड़गांव। और गुड़गांव पर इसने क्या कर दिया? अधिकार कर दिया। अब गुड़गांव पर अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज अभी क्या है? बच्चा है, लेकिन ये तो बच्चे नहीं है। कदम्बास और भुवनमल ये बच्चे नहीं है। इन्होंने क्या किया? पृथ्वीराज के नेतृत्व में यहां पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। गुड़गांव पर आक्रमण कर दिया और नागार्जुन को समाप्त कर दिया। नागार्जुन का वध कर दिया, इसे समाप्त कर दिया, इसका दमन कर दिया। कब? 1178 ईस्वी में। 1178 ईस्वी में गुड़गांव पर क्या कर लिया? अधिकार कर दिया। नागार्जुन ने 1174 पर अधिकार कर दिया और भुवनमल और कदम्बास ने क्या कर दिया? नागार्जुन का दमन कर दिया। अब यहां पर एक जाति थी बंडानक। ये विग्रहराज के समय भी इनका दमन किया गया था, लेकिन ये वापस आ गई। सतलज से ये जाति है बंडानक। सकल पुराण में भी इनका क्या मिलता है? जिक्र मिलता है। इसने यहाँ पर क्या कर दिया? मथुरा, हिसार, यहाँ पर झांसी यहाँ पर धीरे धीरे क्या कर दिया? अधिकार कर दिया। यानी बंडानक जाति क्या है कि जैसे कोई बढ़िया पड़ोसी हुआ नहीं, ये कोई खेत है और बढ़िया पड़ोसी है, तो धीरे 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 आगे बढ़तो आ जाए। यानी खेत ने दुगुणों तिगुणों को ले यही जाती धीरे धीरे आगे बढ़ती जाए। ज्यादा मथुरा, हिसार, झांसी यहाँ पर अधिकार कर लिया। तो पृथ्वीराज कब की बात है? 1182 ईस्वी। 1182 ईस्वी में एक बड़ी सेना लेकर गया और यहाँ पर बंडानकों की क्या की? बढ़िया डील सर्विस की, बढ़िया सी डील सर्विस की 1182 ईस्वी में बंडानकों की। और इनका क्या कर दिया? यहाँ पर दमन कर दिया। अब देखो 1178 ईस्वी में, यानी 11 वर्ष की आयु में ये शासक बना। एक साल बाद इसने नागार्जुन का दमन कर दिया, फिर इसने बंडानकों का दमन कर दिया। अब यहां पर पड़ता है नागौर। यहीं पर बना लेते एक बार, पड़ता है यहां पर नागौर। नागौर पर अधिकार कर दिया भीमदेव सेकंड के पुत्र, जगदेव नाम था इसका भी। जगदेव ने इधर से हाथी पर बैठ कर आया पृथ्वीराज, और यहाँ पर क्या हुआ? इनका युद्ध हुआ और अजमेर नागौर पर भी क्या कर लिया? अधिकार कर लिया, इसको हरा दिया और ये वापस कहां चला गया? भीमदेव सेकंड के पास। इधर भी इसने जीत कर ली। इधर जयचंद, अब कौन बचा? परमर्दीदेव और जयचंद। परमर्दीदेव और जयचंद बचे हैं। एक बार दिल्ली से आ रही थी पृथ्वीराज चौहान की सेना, यहां से ऐसे आ रही थी, और इस महोबा बीच में क्या पड़ता है? महोबा। इस परमर्दीदेव चंदेल ने इसके घायल सैनिकों को क्या कर दिया? मरवा दिया। घायल सैनिकों को मरवा दिया। पृथ्वीराज चौहान के घायल सैनिकों को किसने मरवा दिया? इस परमर्दीदेव चौहान ने मरवा दिया। ये विजय थी 1182 में। यहाँ पर नागौर पर इसने अधिकार कर दिया था। कब कर दिया था? 1182 में इसने नागौर पर अधिकार कर दिया था वापस। यानी भीमदेव सेकंड के साथ इनके संधि के साथ क्या हुआ था? युद्ध का समापन हो गया था। संधि के साथ हो गया था युद्ध का समापन।
1184 ईस्वी की बात। 1182 में ये परमर्दी देव वाली घटना घटेगी। परमर्दी देव ने क्या कर दिया, पृथ्वीराज की घायल सैनिकों को क्या कर दिया, मरवा दिया। अब पृथ्वीराज को पता चला, पृथ्वीराज ने एक बड़ी सेना तैयार की और जा पहुंचा यहां से परमर्दी देव के नारायणा में। नारायणा पड़ता है महोबा के अंदर। परमर्दी देव का ही शासन था वहां पर। उसके राज्य में एक बड़ी सेना ले जाकर डाल दी, कहा नारायणा के अंदर। और अब चलो बाकी कल करेंगे, एक बार थोड़ी स्टोरी सुन लो। इसके क्या थे भाई साहब, उड़ता तीर लेना, यानी कि पृथ्वीराज चौहान को इसने बेवजह छेड़ दिया, बेवजह ललकार दिया, उड़ता तीर ले लिया इसने। पृथ्वीराज चौहान से बेवजह इसने क्या कर ली, दुश्मनी पाल ली। अब इसके दो सेनापति थे, आला व उदल। आला व उदल बहुत वीर थे। उनके पास कोई घोड़ा था और घोड़ा को लेकर इसके और उनके बीच में क्या हो गई, विवाद हो गया। और वो भी यहां से कहां चले गए, जयचंद गढ़वाल के पास। अब भाई साहब अकेला, अब युद्ध तो करना पड़ेगा। तो इसने आला उदल को क्या किया, बुलवाया, आला उदल को बुलवाया। आला उदल यहाँ पर आए। युद्ध विजय कौन रहा था, पृथ्वीराज। चलो बाकी करेंगे कल, इसको दोबारा रीडिंग मार देंगे और बाकी कल इसको क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। ओके, थैंक यू, बाय।